प्रेम में एक देह का तत्व भी होता है जी। अगर देह को आप निकाल देंगे, बिल्कुल देह को नकार देंगे, ये नकार नहीं हुआ ना, लिव इन रिलेशनशिप एक तरह से नकारना है जी। देह को नकारना है। एक तो जो मीडिया, अभी सोशल मीडिया हो गया, ये सब हो गया है, मोबाइल आ गए, इससे आसान हो गया है। एक हमारे यहाँ थ्रिल था, जैसे मैं बम्बई में काम करता था, शीला जी अहमदाबाद में थी, इनसे मैं फ़ोन पे बात करता था, तो जो फ़ोन पे थ्रिल बात करने की होती थी वो थ्रिल तो अब है नहीं जी। वो तो सीधी मोबाइल पर बात होती है, चाहे जितनी देर बात कर लो। जी जी। और दोनों के पास मोबाइल है। हाँ। गाँव में भी मोबाइल होते हैं और शहरों में तो मोबाइल है ही। तो देह का तत्व तो बहुत कम हो गया अब शहरों में, और देह के तत्व के कम होने से प्रेम भी, भावना भी क्षीण हुई है, मुझे ऐसा लगता है। मैं पूरे साहित्य में हमारे धर्म गायब है लगभग। इस पूरे दौर के जो 90 के दशक और बाद में 21वीं सदी का दौर है, उसमें गायब है धर्म। तो मुझे लगा ये सही नहीं है, अपने यथार्थ से सामना करने नहीं हुआ। यथार्थ से सामना करना तब होगा जब हम धर्म का भी सामना करें, ऐसा मुझे एहसास हुआ। दोस्तों नमस्कार। आज बतकही श्रृंखला में हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार कवि रविंद्र वर्मा जी। रविंद्र वर्मा जी की सृजन यात्रा 1965 से शुरू हुई और आज तक जारी है। वो अपनी विशिष्ट छोटी कहानियों के रूप में एक नई कथा विधा के प्रणेता माने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में कोई अकेला नहीं, 50 बरस का बेकार आदमी, कहानी संग्रह हैं तो किस्सा तोता सिर तोता, गाथा शकशिल्ली, माँ और अश्वत्थामा, जवाहर नगर, 99, पत्थर ऊपर पानी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, 10 बरस का भंवर, आखिरी मंजिल, घास का पुल, क्रांति कक्का की जन्म शताब्दी, एक डूबते जहाज की अंतरकथा जैसे उपन्यास हैं। पिछले कुछ वर्षों से रविंद्र जी कविताएं रच रहे हैं। दूरियों के घेरे, झरना कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रविंद्र जी अधिकांश हिंदी पत्र पत्रिकाओं में कॉलम भी लिखते रहे हैं। रविंद्र वर्मा जी के साथ साहित्य और जीवन के विविध पक्षों पर बतकही प्रस्तुत है। एक आपका उपन्यास आया था अंतिका से, एक डूबते जहाज की अंतरकथा, जो आज के समय के बारे में बहुत सारे सवाल उठाता है। इस उपन्यास को लिखने की योजना कहाँ से बनी? ये 90 के बाद की चीजें ध्यान में आई या कुछ हाल की चीजें हैं जो? नहीं, इसका पृष्ठभूमि तो मन में थी काफी पहले से। असल में इसका उपन्यास का विषय है वो एक मध्य वर्ग की पतनशीलता है, आपने देखा होगा। तो वो पतनशीलता तो मन में घुमाती रहती थी बातें, मेरे अपने अनुभव थे, नौकरी के अनुभव थे, अपने जीवन के अनुभव थे, ये सब अनुभव इकट्ठे होते रहते थे। फिर एक बिंदु ऐसा आ जाता है जब वो सब चीज़ें जो इकट्ठी हुई हैं वो एक अभिव्यक्ति की मांग करती हैं। तो ऐसा जब हुआ तभी लिखा गया ही है जी। उसमें कई अंतर्द्वंद भी आते हैं कि एक तरफ तो मध्य वर्ग का ये भी है कि वो चाहता है कि सब कुछ ईमानदारी से हो, लेकिन जब व्यक्तिगत बात आती है, अपनी आती है, तो संबंध भी कहीं न कहीं, संबंध से ज्यादा उसमें दफ्तरी जीवन है। और अपने संबंध तो हैं ही, जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो तो अपने पारस्परिक जो संबंध है वो तो हैं ही। इसके अलावा लेकिन जो एक दफ्तर के संबंध है, आपसी संबंध, वो भी उसमें कारगर होते हैं, उनकी भी एक भूमिका है। इस तरह से सारा दोनों संपुंजन है दोनों चीज़ों का, एक तो व्यक्तिगत अनुभव, दूसरा एक सामाजिक अनुभव। इस तरह दोनों मिलजुल कर ही उपन्यास की एक तरह से बुनावट तैयार करते हैं। जो ये मध्यवर्ग है आज के समय का, इसके लिए क्या मध्यवर्ग कहना इससे उचित है? क्योंकि मध्यवर्ग के तो सरोकार होते थे पहले, और मध्यवर्ग तो आज तो उपभोक्ता वर्ग में रूप में ही तब्दील होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। मध्यवर्ग देखिए, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मध्यवर्ग के हम लोग। मेरे पिता चाचा दोनों वकील थे,
तो वो एक दिन मैं जब छोटा था 40 में, मैं तो दो तीन साल का रहा हूँगा, मुझे भाइयों को छोड़ के वो चले गए थे जेल। 1 साल जेल रहे हम लोग की सबकी पढ़ाइयाँ बाधित हुई। हम सब लोग गांव चले गए नाना जी के पास। उसके बाद लौटे तो पढ़ाइयाँ शुरू हुई सारी, सब फिर जीवन शुरू हुआ। तो वो मध्य वर्ग अब नहीं है। अब जो प्रकृति है मध्य वर्ग की, वो एक पतनशीलता, ह्रास की प्रवृत्ति है। वो एक आपने देखा होगा, जैसे ये तो मैंने ही अपने ज़माने में देखा है कि मेरे ज़माने में तो सब लोग किराए के मकान में रहते थे। मैं खुद किराए के मकानों में रहा हूँ। आखिर में बाद में कुछ इनकी बदौलत, कुछ मेरी अपनी आकांक्षा से ये फ्लैट बना, ये तैयार हुआ, इसमें हम लोग रह रहे हैं भी। नहीं तो सब किराए। और आजकल तो आप देखें मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो शुरू से उनको अपने मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। मैं देखता था कि जब मैं 80 के दशक में यहाँ आया था ट्रांसफ़र होके आगरा से, 80 के दशक में तो हम लोग ना, हाँ 89 में आए थे ना हम लोग लखनऊ। हाँ, 90 के दशक में जैसे समझ लीजिए, उस वक्त किसी के पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास घर नहीं था, मेरे दोस्तों के पास। अब सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास अपना घर है। तो ये इन सब की चीज़ों की, ये सब चीज़ें स्वतंत्र नहीं होती। इन सब की अपनी एक व्याकरण होता है, एक कहा जाए बाध्यताएँ होती हैं, जो बाध्यताएँ बांधे रखती हैं आदमी को इन चीज़ों से और दूसरी चीज़ों से भी। कहीं उसको सुरक्षा ज़्यादा उसको प्रिय होती है बनिस्बत। अब पहले मेरे पिताजी को सी था, उन्होंने तो परिवार छोड़ा और चल दिए। अब वो चीज़ नहीं है। अब उस तरह से एक तरह से जो संयुक्त परिवार है उसका स्खलन हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो एक प्रवृत्ति भी है, वो भी एक और आदमी को अकेला बनाती है। तो इस तरह से सारी बातें हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो आजकल के मध्य वर्ग को बनाते हैं। वो सब पतनशीलता उसकी तैयार करते हैं। उपभोक्तावाद तो एक है, दूसरा एक समाज की सामाजिक संरचना भी है। जैसा मैंने कहा, एक ख़ास तरह का एक समाज बन रहा है जिसमें आपाधापी है। आप अपने लिए ज़्यादा काम करते हैं बनिस्बत दूसरों के। तो ये एक इस तरह का समाज बना है। उसी के अनुसार जिसके मध्य वर्ग भी उसी के तहत है, वैसे ही काम करता है। कई शहरों में आप रहे हैं। हाँ। और यात्रा तो झांसी से शुरू हुई थी आपकी। हाँ। तो अब आज जब उन शहरों को याद करते हैं तो कौन सा शहर ऐसा है जिसके आप नजदीक अपने आप को ज्यादा पाते हैं? सबसे ज्यादा नजदीक तो मैं अपने शहर को ही पाता हूँ, झांसी को। मैं हालांकि वहाँ 20 साल की उम्र में निकल गया था वहाँ से BA करके। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया मैं, वहाँ से मैंने MA वगैरह किया। तो ये बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प प्रसंग छेड़ा आपने। जब मैं झांसी से निकला था तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनने निकला था। उसके पहले मैं डॉक्टर होना चाहता था, दोनों नहीं हो सका। ये सबसे बड़ी एक कॉमेडी है मेरे जीवन की कि मैंने ये बड़ा उस वक्त तक अफसोस होता था जब नहीं आता था। अब मैं देखता हूँ तो जो नियति है इन्हीं इत्तेफाकों से, संयोगों से ही बनी है। और ये संयोग उसका इन दोनों परीक्षाओं में ना आना, इन दोनों जगहों में न जा पाना, ये एक वरदान साबित हुआ है अब मेरे लिए। जिस तरह की मेरे नौकरियां की उसमें जिस तरह से समय निकाल सका मैं, वो इस और कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर में नहीं निकल सकता था। आपने जब लेखन की शुरुआत की तो उस समय तो विचारधारा का बहुत मायने था और आप भी उस विचारधारा के साथ गहराई से जुड़े रहे। और आज के समय में विचारधाराओं का कुछ दूसरा असर देखने को मिलता है लेखन में। नहीं, आपने क्या पढ़ा है मेरा? आपका मैंने कहानियां पढ़ी हैं और ये जो उपन्यास पढ़े तो उसमें बस इतनी पढ़ा है ना। जी। तो वो विजुअल रहता, कविताओं में आपके समकाल खूब रहता है। हाँ? आपकी कविताओं में
जो अपने समय की समस्याएं वो खूब अच्छे तरीके से आती हैं। कविताएं पढ़ते हैं आप? जी जी जी। कहाँ पढ़ते हैं मेरी कविताएं? आपके संग्रह एक परिकल्पना से आया हुआ वो मैंने पढ़ा हुआ, जो सेतु से आया उसको पढ़ा हुआ है। कल्पना से तो कोई संग्रह नहीं आया मेरा। एक है सेतु से जरूर आए हैं। जी। एक कात्यायनी निकाला है। हाँ वही वही वही। एक अभी असद जैदी ने निकाला है, वो है। जी। खैर, तो दूसरे जो उपन्यास हैं उन सब की जो पृष्ठभूमि है वो एक सामाजिक मुद्दे ही लिए हैं मैंने। जी। जैसे एक में धर्म का मुद्दा मैंने लिया है। धर्म को बहुत ही अप्रासंगिक माना गया था मार्क्सवादी विचारधारा ने। घास का पुल उपन्यास में हैं? घास का पुल उपन्यास में ये वाला मसला है। सॉरी, घास का पुल जो उपन्यास है। घास का पुल। जी हाँ, घास का पुल वो धर्म है उसका। जी जी जी। तो उसकी हालांकि चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो उस जमाने के लिए बड़ा मौजूद था। जी जी जी। वो जमाना ऐसा था जब, जो आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो मुझ पर भी सब पर असर हुआ था। वो मार्क्सवादी सामाजिकता, जब मैंने रचनात्मक होश संभाले अपने, तो उसी का बोलबाला था मार्क्सवादी सामाजिकता का। उसका असर मेरे पर भी हुआ, लेकिन मुझे वो नाकाफी लगा और अपर्याप्त लगा। तो मैं इसीलिए, जैसा आप कह रहे हैं, घास का पुल मैंने लिखा कि मेरे जो दोस्त लोग थे वो सब धर्म के से विमुख थे एक तरह से। और समाज में मैं देखता था, समाज में उल्टा देखता था। जैसे हमारे यहाँ करीब 90% से ऊपर लोग धार्मिक हैं, करीब 95% लोग धार्मिक हैं। ऐसे समाज में जहाँ इतने सारे लोग धार्मिक हों और आप अधार्मिक हों और अपना लें, तो ये तो कोई बात बनी नहीं ना। ये तो अपने यथार्थ से सामना करना नहीं हुआ, ये तो उल्टा हो गया। तो इसलिए मैंने धर्म को लेकर ये उपन्यास लिखा था। नरेश सक्सेना जी ने भूमिका में इस बात को रेखांकित किया है। सॉरी, नरेश सक्सेना जी ने हाँ, एक कविता संग्रह की भूमिका में इस बात को रेखांकित किया है। हाँ, कि कुंवर नारायण जी ने बाजा सभा के बहाने लिखा, तो कुंवर नारायण जी ने धर्म की बात की, लेकिन हम बाकी अपने कवियों को देखते हैं तो आपका नाम उसमें उल्लेख करते हैं कि और लोगों ने धर्म की बात पर कोई विचार नहीं किया। हाँ, धर्म पर विचार नहीं हुआ हमारे यहाँ। मतलब कविता कहानी को अलग करना जरूरी नहीं है इसमें। जी। पूरे साहित्य में हमारे धर्म गायब है लगभग। इस पूरे दौर के जो 90 के दशक और बाद में 21वीं सदी का दौर है, उसमें गायब है धर्म। तो मुझे लगा ये सही नहीं है। अपने यथार्थ से सामना करने नहीं हुआ। यथार्थ से सामना करना तब होगा जब हम धर्म का भी सामना करें, ऐसा मुझे एहसास हुआ। तो वही मैंने उसी तरह का काम किया। और मैंने एक काम और किया है। मैंने ये बात जवाहरनगर पहले उपन्यास से शुरू हुई थी मैंने सारे जो इतिहास है अपना, उसको अपने उपन्यासों के द्वारा समझने की कोशिश की है। जैसे पहला तो जवाहरनगर है, इसमें इमरजेंसी काल है। फिर 99 है। इसको 99 को मैंने, ये सबसे ज्यादा बात इसी पर हुई थी, जो गोष्ठी हो गई थी, काफी मारक थी, जो मेरे लिए नामवर जी ने भी इसको पसंद किया था। उन्होंने बात भी काफी की थी इसकी। ये शुरू होता है 99 1857 करीब 1857 से। 1857 से, ठीक कहा आपने जी। वो फ्लैशबैक है उसका तरह का। जी जी जी। उसे 1857 शुरू होके और ये अभी तक आता है। ये समझिए लगभग बाबरी मस्जिद के गिरने तक आता है जी। उसके बाद 93-94 तक आता है। हाँ, किस तक? 93-94 तक आता है सर। 93-94 तक आता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस तक आता है। जी जी। उसके बाद फिर 10 बरस का भंवर, जी, उसमें ये 10 बरस का भंवर ये आता है 2018 तक। 92 से लेके और 2002 तक। नहीं, 2000 शायद यही है। 2018 तक। 18 तक आता है। जी। ये मैं बोल रहा हूँ यार। अच्छा। और फिर उसके बाद क्या है यार?
मैं अपने उपन्यास के नाम ही बोल रहा हूँ, मैं बोलने लगा उसके हूँ। बाद आप कविताओं की तरफ ज्यादा मुड़ गए। यहाँ जब लिखना बंद हो गया, जी। बैठना बंद हो गया, जी तो फिर कविता बाद आखिरी था इस कड़ी में क्रांति कक्का की जन्म शताब्दी। जी ये लिया था 1857 को याद करते हुए कुछ क्रांतिकारी हुए हैं जो झांसी में ये आए थे। हमारे क्या नाम गवर हो रहे हैं यार, बहुत तंदुरुस्त थे, जो मारे गए थे वहाँ इलाहाबाद की कंपनी बाग में मारे गए थे। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद। आजाद आए थे, झांसी में रहे जी, थे। जी। तो आजाद ने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में थे, तो वो एक क्रांति कक्का बन जाते हैं और उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है। तो आज के और उस वक्त में क्या फर्क हुआ है जो हम लोग बात कर रहे थे, ये मैंने पकड़ने की कोशिश की है। एक पक्षी है उपन्यासों का। आपने धर्म के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बहुत बेहतरीन ढंग से इन उपन्यासों को में रेखांकित किया है। जैसे जो धार्मिक स्थल हैं जिनमें भगदड़ में जो मौतें हो रही हैं, उसको आपने बहुत बारीक से उल्लेखित किया है, और जितना सकारात्मक जो आपने बताया उसको आपने बहुत अच्छे से उसका उल्लेख किया। नकारात्मक तो आज जिस वक्त जिस वही समय में हम लोग रह रहे हैं वो बहुत बढ़ गया है, उस पर क्या कहना है? उस पर क्या कहना है आपका? उस पर कहना यही है कि जो जो धर्म के जो अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, जी वो सब काफी हद तक, देखिए बहुत हद तक हम लोग सब मिथकों में जीने वाले लोग हैं। जी तो ये धर्म ही मिथक है, ईश्वर जैसे मिथक है, धर्म ही मिथक है, लेकिन ये मिथक बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। जी तो ज़रूरी हिस्सा भी है उसका नकारात्मक पहलू भी है जी धर्म का, जिसको हम लोग आजकल देख रहे हैं बढ़ता हुआ। जिस तरह से अभी जो अनुष्ठान हुआ है वहाँ जी अयोध्या में, में। हाँ, उस अनुष्ठान में पूरा मध्य वर्ग तो रंगा हुआ है ही, जी और दूसरा पूरा एक हद तक पूरा देश ही, पूरा समाज ही एक रंगने की कोशिश हो रही है। जी उस रंग में तो बहुत नकारात्मक है, हम लोग देख ही रहे हैं वो। जी 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 आपकी कविताओं में एक पात्र बार बार आते हैं, दिलदार जी। कविताओं में दो कविताएं आपकी हैं, दिलदार जी, और कुछ और कविताओं में दिलदार जी का जिक्र आता है। क्या है कहानी दिलदार जी की? कोई खास? दिलदार जी की कहानी यह है कि अचानक आ जाते हैं। ये असल में एक कवि का ही प्रतिरूप है, एक जिसको मैंने एक थोड़ी दूरी बरतने के लिए दिलदार जी नाम दे दिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और से मत कहिएगा। दिलदार जी को एक रहस्य रहने दीजिए उस तरह से। दिलदार जी हैं, वो अपनी बातें करते हैं, जो उनकी बातें कवि से मिलती जुलती हैं, कहीं कवि से मिलती जुलती नहीं भी हैं, दोनों ही बातें हैं। आज के समय में जो हमारी भाषा है, तो उसमें कुछ तरीके की चीजों से परहेज किया जाता है, कुछ तरह की भाषा में आने वाले शब्दों से, और आपके समय में तो भाषा का एक दूसरा रूप था। सॉरी, आप जरा फिर से कहिए। आज जो हमारी भाषा बन रही है, हाँ। तो उसमें कुछ खास भाषाओं के शब्दों को लेने से हम परहेज करते हैं, और जो आपका समय था उसमें भाषा का दूसरा मतलब था कि हम मिले जुले भाषा का प्रयोग करते थे, और समाज हमारा भी वैसे था। नहीं, अगर ऐसा परहेज हो रहा है तो मुझे तो लगता नहीं ऐसा परहेज हो रहा है। हम लोग सब मिली जुली उर्दू के शब्द बड़े धड़ल्ले से लिए जा रहे हैं। आज मैं लेता हूँ, असददी से बात कर रहा था मैं, उससे मुस्लिम लेखक और भी ये थे, क्या नाम था यार उनका, जो जिनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने काला जल लिखा है, जिन्होंने शानी जी थे, वो लिखते थे। तो इन सब लोग मुस्लिम लेखक भी रहे हैं हमारे यहाँ। तो और हम लोग भी जो भाषा लिखते हैं वो मिली जुली भाषा है। इसमें जाति से कायस्तों में तो बहुत उस तरह का रहा है, एक झुकाव उसकी तरफ। और हम लोग एक तरह से वकीलों के परिवार से आते हैं, तो उनके यहाँ तो उर्दू खूब चलती है। मेरे पिताजी उर्दू को खूब व्यवहार में लाते थे, तो उस तरह से व्यवहार में, मेरे भाषिक व्यवहार में भी आई,
उर्दू। आजकल अगर ऐसा हो रहा है तो सही नहीं मानता मैं उसको, यही कहूँगा मैं। जी, आपके दोस्त कौन कौन हैं जिनके आप नजदीक रहे? हीरा श्रीवास्तव जिससे बातचीत में आपने कामतानाथ जी का उल्लेख किया था, क्या यादें हैं कामतानाथ जी के साथ? अरे कामतानाथ जी, मेरे दिल्ली में बहुत रहा हूँ मैं। दिल्ली के सारे मेरी पीढ़ी के सारे दोस्त हैं, जिनमें सब तो ज़्यादातर तो रहे नहीं। विजय मन सिंह नहीं रहे, महेंद्र भल्ला नहीं रहे, ये सब लोग मेरे दोस्त हैं। दो तो याद आ रहे हैं, और कौन थे शीला? किसका बोला तुमने? महेंद्र दिल्ली, महेंद्र भल्ला और विजय मोहन सिंह विजय मोहन सिंह और असद जैदी जैसे मंगलेश डबराल, ये सब लोग दोस्त थे। विष्णु खरे, ये सब लोग दिल्ली में थे। तो अब विष्णु खरे नहीं है, मंगलेश डबराल भी नहीं है, तो ये सब लोग मेरे साथ थे। गिरिधर राठी। अब मंगले कामतानाथ जी का लेकर कोई खास यादें नहीं है मेरे। उनसे ज़्यादा मेरा ये कहने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा पटती नहीं थी। हालांकि वो आते थे मेरे यहाँ, मेरा घर ज़्यादा रास्ते में पड़ता था, वो आते थे। मैं बहुत कम गया हूँ उनके घर। बातें तो जी हैं? बातें तो करते थे हम लोग। हाँ, बातें तो करते थे वैसे। नहीं, आपने कहा कि यादें, हाँ। कैसी यादें, कुछ खास नहीं है। आप जो विभिन्न शहरों में रहे हैं, किराए के मकानों में रहे हैं, उसको लेकर शायद आपने जब वो कहानी लिखी है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, वो बात जो आप विभिन्न शहरों में रहे हैं और किराए के मकानों में रहे हैं, मकान मालिक और किराएदार, वो जो चित्रण आपने किया है, रोटी कपड़ा और मकान लिखा है। जी जी, कहानी है। जी जी, क्या है, भूल ही गया मैं उसको, कहानी को। वो जितने शहरों में आप रहे हैं और किराए के मकानों में रहे हैं, तो किराएदार और मकान मालिक का जो संबंध होता है, उसका आपने बिल्कुल सजीव चित्रण कर दिया है, खाली 3 पेज की कहानी में। अच्छा, बड़ी अद्भुत कहानी है वो। क्योंकि हम लोग भी किराए के मकानों में विभिन्न शहरों में रहते हैं, तो मुझे लगता है ये मेरी कहानी है, इनको लगता है ये मेरी कहानी है। छोटी कहानियां थी ना तुम्हारी सारी, जी जो उसमें है। भूल गया मैं। जी, खैर, तो आपका सवाल क्या है? वो उस कहानी में जो घर का सपना है एक, वो ये घर है। तो मुझे तो उस ठीक पकड़ा आपने। जी, समाज की जो नब्ज है वो उस कहानी में दिखती है। हाँ, मेरी पीढ़ी, जैसा मैंने बताया आपको जी, मेरी पीढ़ी जो थी वो तो किराए के मकानों में रही, और सब लोग अपना मकान, मतलब मैं भी चाहता था एक फ्लैट में रहूं, आराम से रहूं। जो नौकरी बदलने पर मुझे मिला, लेकिन उसके पहले तो दिक्कतें हुई मुझे। जैसे बम्बई में था मैं, तो वहाँ बम्बई की दिक्कतें थी अपनी। मैं किराए के मकान में था जब मेरी शादी हुई, तब तो शीला जी ने वो दिखाया, वो शीला जी भैया ही थी। तो वो हालांकि एक बंगले का हिस्सा था और अच्छा हिस्सा था, लेकिन था तो हिस्सा ही। तो उसमें एक बड़ा सा हॉल था, वुडन फ्लोर था उसमें, और किचन था। उसी हॉल को मैंने 2 पोर्शन बना लिए थे हम लोगों ने। एक तो हमारा बेड रूम कह लीजिए, और दूसरा बैठक कह लीजिए, सोफा पड़ा था वहाँ, इस तरह का था। तो इस तरह का इम्प्रोवाइजेशन तो होता ही था। वही दिक्कतें हैं। और इससे तो जैसा आपने कहा, वो तो मकान मालिक के और किराएदार के तनाव भरे तो होते ही हैं। तो वो तनाव तो था, वो तो यहाँ भी था। मैं कंपनी के फ्लैट में रहता था लखनऊ में पहले, जी, बढ़िया बंगले का हिस्सा था वो भी, जी, विवेकानंद पॉलिक्लिनिक के सामने जी, जो बंगला था, A6 नगर। जी, जी, वो श्री राम फर्टिलाइजर की बड़ी भारी बोर्ड देखा होगा शायद आपने। जी, 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 उसी में रहता था मैं, जी, आगे के पोर्शन में। लेकिन तनाव तो रहता ही है। मकान में कंपनी का था, वो सारी बातें थी, लेकिन तनाव तो रहता है। वो हर मकान मालिक को लगता है कि नया किराएदार अच्छा होगा। हर किराएदार को लगता यहाँ है तो कंपनी का था, तो वो तो उनको लगता था कि बहुत बड़ा पुराना था, कि बड़ा कम किराए पर दिया है, ये चले जाएंगे तो कम ज़्यादा किराया आएगा, इससे सस्ता होगा वो, जी, जी, और जी, छोड़े किस तरह से ये।
जी तो उसके दिमाग में ये दिमाग चलता होगा उसका। जी 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 और वैसे ठीक पकड़ा आपने, हर मकान मालिक यही सोचता है कि ये जाए तो अगला किराएदार पे ज्यादा किराए पर उठाऊंगा मैं। ज्यादा किराया भी आएगा, किराएदार अच्छा भी होगा। हाँ सॉरी, ज्यादा किराया आएगा, किराएदार भी अच्छा होगा। हाँ किराएदार भी सोचता है कि अगला मकान मालिक अच्छा होगा, मकान भी अच्छा होगा। उस कहानी का केंद्रीय बिंदु यही है। अच्छा, भूल गया मैं, जी जी। मैं कहानी भूल गया हूँ। लखनऊ में बहुत सारे उत्सव होने लगे हैं बीते 10-15 सालों से। आपने इस पर लिखा भी है पहले। नहीं, मैंने तो नहीं लिखा। 2011-12 में एक लेख लिखा है आपने। क्या लेख था? जो अब नए कल्चर में पुस्तकों के नाम पे बहुत सारी चीजें तो दूसरी हो रही हैं, उस पर आपने लिखा था। पुस्तकों के नाम पर? हाँ, पुस्तक मेलों के नाम पर हो सकता लिखा हो। हाँ, मैं जनसत्ता में लिखता था। मंगलेश मेरे दोस्त हैं जी। तो वो अक्सर के फोन आते थे उनके, और वैसे भी जब दिल्ली में था तो वो कहते ही थे कि कुछ लिखिए, दीजिए हमें, दीजिए। तो लिखता था मैं। जनसत्ता में काफी लिखा है। हाँ, कथाक्रम में लिखते थे। जनसंदेश टाइम्स में भी कुछ लेख आपने हाँ, लिखे वैसे हैं। तो बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा है, सब में आलोचना सब में लिखा है। जी 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 जी। तो उसमें इन जो मौजूदा समय के उत्सवों पे आपने सवाल उठाया था कि ये लेखक, पाठक और पुस्तक संस्कृत पे कम दूसरे जो दूसरी तरह की चीजें हैं उनको केंद्र में ज्यादा रखा जाता है। लेखक, पाठक और पुस्तकें कम रखी जाती हैं। अगर मुझे तो याद नहीं ऐसा लिखा हो, लेकिन लिखा हो तो सही लिखा है। आजकल तो ये प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ गई है। ये और ज्यादा बढ़ गई। मैं इसी पे पूछ रहा हूँ आपसे कि इस पर क्या कहना है आपका। ये तो और भयानक बढ़ता जा रहा है। नहीं, आजकल तो छोटे छोटे शहरों में साहित्यिक महोत्सव होते हैं। आजमगढ़ में कहीं अखबार देख रहा था मैं, उसमें छोटे आजमगढ़ में साहित्यिक महोत्सव हो रहा है। वहाँ क्या है, जो पैसे वाले हैं, पैसे वालों को ऐसे तमगे अच्छे लगते हैं, उनको साहित्यिक माना जाए। ये मैंने हर जगह देखा है, दिल्ली से लेके, दिल्ली बम्बई से लेके छोटे शहरों तक में। अब छोटे शहरों तक में आ गया है। यहाँ देखा था मैंने, यहाँ जो शुरू हुआ साहित्यिक महोत्सव, यहाँ से शुरू हुआ था। एक कोई महत्वाकांक्षी महिला थी, जी जी, उन्होंने शुरू किया था ये। जी, देखा होगा, पता होगा आपको। हाँ, पुस्तक मेले में जो उस तरह की गाड़ियां लाके खड़ी कर दी जाती थी, विंटेज कारें खड़ी कर दी जाती थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि पुस्तक मेले में विंटेज कारों का क्या काम है। ऐसा मैंने लिखा था क्या? आपने लिखा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसा हुआ होगा जी। ऐसा लिखा नहीं था। हाँ। जी, पूछे। बहुत ज्यादा हो गया है आपने जी। बिल्कुल से, मतलब इतनी छोटी छोटी सी बात में आपने कभी आपका एक कब 2 कहानियां आ गई, उसके ऊपर मैं आपको एक गोष्ठी करवा रही हूँ। जी, इस जी। तरह से चल रहा है सब। आप मेरी करवाइए, आपकी मैं करवाती हूँ। लखनऊ में जो मैम ने कहा कि आयोजन कम, एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए ज्यादा आयोजन होते हैं। देखिए, ये प्रवृत्ति तो शुरू से रही है, अच्छा, लेकिन अब ये प्रवृत्ति ज्यादा जोर मार रही है। ऐसा कह रहे हैं। इसकी तो मैंने जब लिखना शुरू किया था तभी मैंने सेंस किया था, ये देखा था कि दिल्ली में बहादुरगढ़ में नौकरी करता था मैं। बहादुर से दिल्ली पास ही है, अक्सर आता था, वहीं दोस्तों से मिलता था। वीकेंड पर तो आते ही था, शनिवार को आ गया और इतवार और सोमवार को सुबह चलो लौट गया। तो तब भी ये प्रवृत्ति थी, अब ये ज़्यादा बढ़ गई है, ये कहना चाहिए। सर, ये जो समय हमारा है, इसमें प्रेम को लेकर के आप क्या महसूस करते हैं आज के दौर? क्योंकि आपने कहीं पढ़ रहा था मैं, कात्यायनी का कविताएं पढ़ रहा था कहीं, जी, तो उसमें जैसे उन्होंने तो प्रेम को जोड़ा है अपनी प्रतिबद्धता से, जी, लेकिन वो शायद उतना जरूरी नहीं है सबके लिए। दूसरों के लिए प्रेम की जगह कम तो हुई है। आपने देखा होगा कि ये जो आत्महत्या की, जो प्रेम के दबाव में आत्महत्याएं होती हैं,
वो छोटे शहरों गांवों में ज़्यादा हो रही हैं, शहरों में कम। जी शहर में तो ज़्यादा बात अब साथ साथ रह के लिव इन रिलेशनशिप वो शुरू हो गई है, जी लिव इन में रहने लगे हैं, तो वहाँ तो हत्या ही हो जाती है सीधी। जी जी उसकी खबरें भी आती हैं, अखबार में देखे होंगे आप लोगों जी ने जी भी, जी हत्याएं हो रही हैं वहाँ तो। यहाँ शहरों में प्रेम की जगह हत्या हो रही। और देखिए ऐसा होता है कि प्रेम में एक देह का तत्व भी होता है। जी अगर देह को आप निकाल देंगे, बिल्कुल देह को नकार देंगे, जी ये कर नहीं हुआ ना, लिव इन रिलेशनशिप एक तरह से नकारना है, जी देह को नकारना है। एक तो जो मीडिया अभी सोशल मीडिया हो गया, ये सब हो गया है, मोबाइल आ गए हैं, इससे आसान हो गया है। एक हमारे यहाँ थ्रिल था, जैसे मैं बम्बई में काम करता था, शीला जी अहमदाबाद में थी, इनसे मैं फ़ोन पे बात करता था, तो जो फ़ोन पे थ्रिल बात करने की होती थी वो थ्रिल तो अब है नहीं। जी वो तो सीधी मोबाइल पर बात होती है, चाहे जितनी देर बात कर लो, जी जी और दोनों के पास मोबाइल है। हाँ हाँ गाँव में भी मोबाइल होते हैं और शहरों में तो मोबाइल है ही। तो देह का तत्व बहुत कम हो गया अब शहरों में, और देह के तत्व के कम होने से प्रेम भी, भावना भी क्षीण हुई है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्षीण हुई है, ऐसा ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपने कई पत्रिकाओं में लिखा है, कोई संपादक आपको याद है जिसने कोई पहली रचना आपकी आपने भेजी हो और वापस की हो? वापस शुरू में तो पहली रचना छप गई थी मेरी, एक छोटी पत्रिका निकलती थी गोरखपुर से, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसके बाद लेकिन कुछ रचनाएं वापस आई हैं मेरी। तो मेरे दोस्त भी महेंद्र भल्ला वगैरह इन लोगों से बात करते, ये भी कहते थे कि हाँ भेजते रहो, कहीं से वापस आ जाती है और कोई छप जाती है। फिर एक मौका जल्दी वो आया 2-3 साल में, फिर जब मैं थोड़ा बहुत नाम हो गया तो फिर लोग मंगाने लगे, कविताएं कहानियाँ वगैरह छपने लगी फिर आराम से। तो शुरू में सबको गुजरना पड़ता है उस। फिर अब क्योंकि मोबाइल हो गया है, अब वो आसान हो गया है, ऐसा लोग बताते हैं मुझे कि अब ये आसान हो गया, क्योंकि फेसबुक पर से लिख लेते हैं बहुत कविताएं कर ली, जी तो बहुत आसान हो गया। आपने प्रेम की बात की, मुझे जी यार क्या नाम भूलने लगा हूँ अब मैं। वो कौन सी नीग्रो लेखिका थी जो तुम्हें बहुत पसंद है? टोनी मॉरिसन। हैं? टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन ने कहा है, ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे। जी उसका तो अपना अनुभव रहा है, उसके बच्चे थे, बाद में उसने डिवोर्स कर दिया, अकेली पढ़ाती थी, और पता ही होगा, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा उनको। फिर तो उनके विश्व प्रसिद्ध उपन्यास उसने लिखे, वो सारी बातें। उसने प्रेम के लिए कहा है कि सेक्स प्रेम में एक जोकर की तरह होता है, और प्रेम तो असली एक दूसरे के लिए क्या भावना होती है, वो प्रेम है, असली प्रेम वो है। जी बाकी जो सेक्स है वो तो जोकर उसने माना है। बिल्कुल ठीक है। जी जी। आप इलाहाबाद में रहे हैं और इलाहाबाद में भैरव जी थे, भैरव प्रसाद गुप्त जी, हाँ, जिनके लिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि वो सोटा गुरु जी थे। वो तब मैं लेखक नहीं था, अच्छा तब मैं कलेक्टर होने की कोशिश कर रहा था। जी तब जी, मैं हॉस्टल में था, जहाँ उस जमाने में लेट 50s में गया था मैं वहाँ जी हॉस्टल में। तो तब वो ज़माना ऐसा था जहाँ जो भी लड़के थोड़े बहुत अच्छे होते थे जी वो सब कलेक्टर बनने की कोशिश करते थे, एटमॉस्फेयर ऐसा था। जी तो वो हॉस्टल में था, तो तब मैं साहित्य में नहीं था। मेरा भाई सुरेंद्र, मेरे छोटे भाई हैं सुरेंद्र वर्मा, तो वो तब लिखने लगे थे, वो इन लोगों के बारे में बताते थोड़ा बहुत मुझे, तो मैं ऐसे ही सुन लेता था, और मेरी कोई दिलचस्पी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं इनसे मिलता निराला से ज़रूर मैं मिला था। अच्छा निराला की मुझे स्मृति है, करीब 60 के दशक में, 60 के साल में ही मिला था मैं उनसे। तो उन्होंने बात की मुझसे अंग्रेजी में, एक गुरुकुल के मेरे दोस्त थे, उनसे शायद संस्कृत में बात की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा, तंग आ गए वो, उन्होंने उसकी तरफ कहा गेट आउट, तो वो समझा नहीं। तो मैंने कहा यार उठो नहीं तो जूता मार देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। हम लोग बाहर आ गए। इस तरह की मुलाकात थी वो, बहुत दिलचस्प थी मुलाकात। जी।
1857 को कैसे देखते हैं आप? 1857 को लेकर के हाँ कई भैया, मैं सारे- तो झांसी का हूँ यार, जी जी झांसी की रानी है, जी तो मैं तो उसको बिल्कुल स्वतंत्रता का पहला युद्ध तो मानी जाता है वैसे वो, अब तो मान्यता है, इतिहास में भी मान्यता है उसकी। उसको एक अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की है, उन्होंने सिपाही म्यूटिनी कहा है उसको, जी लेकिन जो भारतीय उपन्यासकार, भारतीय इतिहासकार हुए हैं, उन सब ने उसे एक पहला स्वतंत्रता संग्राम ही माना है, जो कि वो था। एक उपन्यास भी तो है उनका। जी जी मैं जी अपनी- मेरा उपन्यास भी है। जी जी वहीं से कौन कौन से नायक हैं आजादी के आंदोलन के जिनके नजदीक अपने आप को पाते हैं? सबसे ज्यादा तो मैं गांधी और नेहरू के नजदीक अपने को पाता हूँ, और बाकी तो क्रांतिकारी लोग हैं इनके बारे में मैंने पढ़ा है, जिनसे मिला तो इन लोगों से भी नहीं हूँ मैं, लेकिन इनसे लगता है इनके मिलता रहता हूँ अक्सर अभी भी। जी जैसे नेहरू युग मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी उनकी सीमाओं के बावजूद उन्होंने जो किया उस वक्त, खास वक्त में, वो बहुत महत्वपूर्ण था जो नेहरू ने किया। जिस तरह का राष्ट्र उन्होंने बनाया, जिस तरह का देश बनाया, वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। और गांधी तो गांधी थे ही। आज जो नेहरू के बारे में कहा जाता है उसको सुन करके क्या लगता है गुस्सा आता है, कि नेहरू जो- जानते हैं लोग? गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, और क्या कर सकते हैं, झुंझला सकते हैं। अभी मुश्किल ये है कि जो नई पीढ़ी है उसको तो पता नहीं है कुछ, आजकल इतिहास भी बदला जा रहा है, तो नई पीढ़ी है वो तो, जैसे मैं तो काफ़ी पुराना हूँ, उस तरह से एक डायनासोर की तरह हूँ लेकिन जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, उनको तो ज़्यादा पता है नहीं, पढ़ा है नहीं उन्होंने, इतिहास भी बदल रहे हैं, तो एक मुश्किल तो वो है। आपने लिखा कि जो सभ्यताओं का विकास हुआ वैसे तो नदियों के किनारे हुआ है, लेकिन जो 21वीं सदी है इसका विकास एयरपोर्ट के नजदीक और मॉल कल्चर नहीं, के मैंने तो नहीं आसपास। लिखा ही है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अब आजकल तो ये हो ही रहा, जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है। आपको ये सब जो क्या बोल रहे हैं, इनको हाईवेज जो बन रहे हैं, जी इनको क्या बोलते हैं ये लोग? 4 लेन 6 लेन बोलते हैं। हाँ, 6 लेन जी जो रोड्स बन रही हैं, तो इनके साथ ही वो डेवलप होंगी, सिटीज़ डेवलप होंगी, वो इनके इस एयरपोर्ट और इनके साथ ही होंगी जो सड़कें, मेन रोड्स हैं इनके, सॉरी, इनके आसपास। आम आदमी के लिए इसमें कोई गुंजाइश बचेगी? किसमें? ये जो नया मॉडल है विकास का, 4 लेन या 6 लेन या एयरपोर्ट, तो इसमें जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके लिए कोई गुंजाइश बचेगी? नहीं, ईमानदारी से तो उसमें गुंजाइश है ही नहीं, जी उसकी अवधारणा ऐसी है कि उसमें गुंजाइश नहीं होगी। जी लेकिन ऐसा है कि जैसे ट्रिकल डाउन माना था, लेकिन वो ट्रिकल अप हुआ, जी ऊपर तो बहुत सारे करोड़पति बन गए हैं, लेकिन नीचे तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, जी ये हालत है। तो वो प्रवृत्ति और बढ़ने के आसार हैं। ये बड़े गर्व से कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है फ्री राशन दे के। उनको एक प्रजा से नागरिक बनाना ये ज़रूरी है। प्रजा हैं अभी वो, जो अपने को यही समझते हैं। ऐसे मेरी एक कविता भी है नए संग्रह में, प्रजा से नागरिक होना। जी उनको नागरिक अपने आप उनको अपना जो रोजी है उनको खुद कमाना चाहिए, खुद नागरिक बनना चाहिए, जी न कि प्रजा, न कि एक तरह का डोल, एक तरह का अनुदान वो सरकार से लें। इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। जी इस तरह इस समय जो देश दुनिया में चल रहा है
वो अलग अलग जगह हम देखें, चाहे यूक्रेन में देखें या हम बाकी जगह पे देखें, 14-16 देशों में लगभग। एक रचनाकार होने के नाते आपको क्या महसूस होता है? एक रचनाकार होने के नाते मुझे ये महसूस होता है कि ऐसा कुछ न कुछ चलता रहेगा। बहुत तकलीफ होती है मुझे। गाज़ा पर तो मैंने, यूक्रेन पर भी कविता लिखी, ज़ेलेंस्की पर मैंने एक कविता इस पर भी लिखी है, गाज़ा पर भी मैं बहुत तकलीफ होती है। और सबसे दिलचस्प बात ये लगती है मुझे कि जो गाज़ा में जो मौतें हुई हैं वो तो 2 फिगर्स में रिपोर्टिंग होती है उनकी, और यूक्रेन में जो मौतें होती हैं वो 1 फिगर में होती है, क्योंकि वो यूरोप में आता है जी। ये फ़र्क दोनों का है। लेकिन ऐसा कुछ न कुछ चलता रहेगा। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, ये ज़रूरी कि यदि हिंदुस्तान की है और सब चीज़ें सुधर जाएंगी, बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता नहीं कि, लेकिन कि विश्व स्तर पर ऐसा हो पाएगा। विश्व स्तर पर यहाँ जैसे, यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले चुनाव में ही बदलाव हो जाए हमारे देश में। जो मैं चाहता हूँ ऐसा हो, बदलाव हो, तो ऐसा परिवर्तन हो, ये बहुत अच्छी बात है अपने देश में। लेकिन ये अपने एक देश की बात हो गई, लेकिन पूरा अगर विश्व स्तर पर देखें आप तो लगभग ऐसा ही चलेगा, क्योंकि आदमी की मूल प्रवृत्ति है वो तो बदलती नहीं है, आदमी का स्वभाव तो बदलेगा नहीं जी। तो आदमी है, जैसा आदमी ही राष्ट्र बनाते हैं, आदमी देश बनाते हैं, तो ऐसे ही चलेगा। समाज में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बातों पर, मतलब समाज में भी हिंसा है और बुलडोजर चला देना या कुछ और इस तरह का, तो ये प्रवृत्ति आमतौर से समाज में स्वीकार भी हो रही है। दुनिया के स्तर पर देखें तो वहां भी वही बात चल रही कि क्रूरता हमारे जेहन में बहुत ज्यादा है, कि पुलिस भी किसी को मारेगी तो इस तरह से मारती है कि लगे कि ये सबसे क्रूरतम दृश्य है। इससे क्या महसूस होता है? तकलीफ होती है, लेकिन आपने सही पकड़ा है। हिंसा की स्वीकार्यता तो बढ़ी है, और हिंसा बढ़ने का एक कारण ये है कि शुरू करिए आप जो संयुक्त परिवार है उसके टूटने से शुरू करिए। वो पारस्परिकता वहाँ से कम हुई है, और बाकी समाज के स्तर पर भी वही प्रवृत्ति बढ़ी और ज़्यादा सशक्त हुई हैं ऐसी प्रवृत्तियाँ। तो इन प्रवृत्तियों के सशक्त होने की वजह से हिंसा बढ़ी है समाज में। और विश्व स्तर पर देखना हो तो ट्रंप आ गया, जैसे तो ट्रंप ने और हिंसा बढ़ाई है एक तरह से समाज में, या विश्व स्तर पर बढ़ाई है, कह सकते हैं आप। सर, लखनऊ आए हुए आपको एक लंबा समय हो गया। लखनऊ के अपने दोस्त यारों के बारे में कुछ आप बताइएगा। लखनऊ में कौन से आपके लोग करीब रहे, आप उनके करीब रहे, या अभी तक जिनसे संपर्क बना हुआ है? अभी तक संपर्क उनसे बना हुआ है वो तो जो नरेश जी हैं जी, और अखिलेश हैं जी, वीरेंद्र यादव हैं जी, और सभी लोगों से संपर्क था मेरा। जो रमेश जी साहित्यिकों के बारे में पूछा इन्होंने, और जो कथा देश वाले कथाक्रम वाले हैं, शैलेंद्र सागर जी, शैलेंद्र सागर जी, वो हैं। और कौन साहित्यिक बस है? मुद्रा राक्षस तो नहीं है जी, शिलाल जी भी नहीं है जी, कुंवर जी भी नहीं है। जब तक ये लोग थे तो इनसे दोस्ती थी, जी, इन सबसे आना जाना था, जी, एक तरह का आदान प्रदान होता रहता था। जी, तो सब खत्म है, वो लोग ही नहीं है तो जाहिर है वो प्रवृत्तियां भी नहीं। अब जो जीवित लोग हैं उनका मैंने बताया आपको, जी, वो तो यही बच्चे हैं। जी। नई पीढ़ी के लोग कोई आते हैं बात करना उनके नई पीढ़ी के लोग जो लिखने पढ़ने में जिनकी रुचि है? कम आते हैं ऐसे लोग, शीला जी के पास ज्यादा आते हैं जी। इनका उपन्यास बहुत चला है अभी। वो नहीं, मेरे पास इसलिए आते कि मैं बात भी करती हूँ उनके साथ। जी, जी, लड़कियां खास करके बहुत आती है। जी, जी, तो मेरे पास कम आते हैं। जी, रवि जी का थोड़ा मतलब मैंने तो करीब
75 साल की अभी मैं 88 साल का करीब हूँ। जी तो अभी मैं 75 से मैं कविताएं लिख रहा हूँ। जी तब से मैंने फिक्शन लिखना छोड़ दिया। जी तो वैसे भी काम भी मेरा फिक्शन में नहीं है। जी पहले ऐसा होता था कि जब ये लोग आते थे कथाक्रम के कार्यक्रम में, तो ये सब लोग पहले मिला करते थे मुझसे, जी पूछते थे शैलेंद्र सागर से रविंद्र जी कहाँ हैं, वो पहले आके मिलते थे। तो अब तो तब मैं सक्रिय था काफी, एक कॉलम भी लिखता था मैं कथाक्रम में। जी तो वो तो सब अब कुछ है नहीं, वो लोग भी अब मैच्योर हो गए हैं जी और मैंने भी फिक्शन लिखना छोड़ दिया है। जी तो सारी बातें हैं। कथाक्रम के आयोजन ने भी एक बड़ा विस्तार किया, या साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका उसने खींची। आप शुरू से उसको देखते रहे, जुड़े रहे हैं? हाँ, शुरू से तो नहीं जी। शुरू तो वो झांसी में थे जब, तब तो मैं नहीं जाता था जी। मैंने तो लखनऊ ही आना शुरू किया था मैंने। जी जी फिर आता रहा, फिर लखनऊ आ गया मैं। जी तब से तो बहुत गहरी तरह से जुड़ा रहा हूँ मैं जी उनकी पत्रिका से, उनसे, कथाक्रम से। जी। और क्या पूछना चाहते हैं कथाक्रम के बारे में? आपने मैम का नाम लिया कि मैम के पास ज्यादा बच्चे आते हैं, मैम से ही मिलते हैं। आप मैम से कब मिले? थोड़ा निजी जो है बातें हो जाए। मैं कब मैम से संपर्क? जी संपर्क मेरा 69 में ही हुआ था। जी 69 में संपर्क हुआ था। जी। फिर हम लोग की शादी, मैं इलाहाबाद गया तो दूसरी तीसरी मीटिंग में मुझे इनको देख के ही लगा था कि मैं लेखिका से ही शादी करना चाहता है। मैंने देर से शादी की उस तरह से जी। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि मुझे लेखिका से ही शादी करनी है, ऐसा मेरे दिमाग में था। जी। मैंने इस तरह की ठहराई हुई शादी मना कर दिया था अपने जी पिताश्री को। जी। तो जब मैं शीला जी को मिला, मैं कि उनको देख के मैं समझ गया था कि यही है मेरी नियति, मेरी जिंदगी यही है। जी जी। तो मैंने दूसरे तीसरी मुलाकात में इनको प्रपोज कर दिया था। इन्होंने स्वीकार किया उसको और हमारी शादी हुई और हम लोगों ने साथ रहना शुरू कर दिया। तो लेखन में दोनों लोगों ने एक दूसरे को खाद पानी दिया आपने? ये तो नहीं मानती हैं लेकिन मैं, इनका योगदान मेरे लिए तो बहुत ज्यादा रहा है। जी जी। मेरा भी थोड़ा बहुत रहा होगा इनके लिए। अगर मैं बीच में बोलूं? हाँ हाँ आप बोलिए। ये इसलिए रहा कि मैं तो हिंदी भाषी में थी जी बिल्कुल जी। और हिंदी में कहानियां लिखती थी। फिर मेरी कहानियों में मुझे डिक्शनरी यूज करनी पड़ती थी क्योंकि गुजराती शब्द आते थे, तो या तो मराठी आते थे, तो उसके लिए मेरे पास छोटी डिक्शनरी थी। तो उससे तो इसमें रस्व दीर्घ की मतलब इमला की बेहद गड़बड़ियां होती थी, बेहद। ये ठीक करते थे। इनके विचार में कभी नहीं मानती थी। अगर वो मुझे कहते थे ये क्यों लिखा तुमने, तुम्हें ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको नहीं, ये नहीं। लेकिन हाँ, उनका सारी रचनाएं मैं पहले पढ़ती थी। आई वाज द फर्स्ट रीडर ऑफ हिज बुक्स। तो ये बहुत अच्छा रहा आप दोनों के लिए। हाँ, अब तो यही लगता है मुझे अब तो यही लगता है कि बहुत अच्छा रहा। जी जी। शीला जी शायद स्वीकार नहीं करेंगे वो हम बात करें। मैं तो स्वीकार नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि दोनों लिखने वाले लोग होते हैं जी। तो दोनों को लिखना होता है। लेकिन बीइंग अ वुमन बहुत सारे मेरे हिस्से में काम आते हैं, बहुत सारी चीजें को जो जिससे वो खास करके हिंदुस्तानी मध्य बच जाता है। जी जी। दोनों बातें हैं उसमें। जी ऐसे सर। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मेरी पीढ़ी की ममता कालिया है, जी उन्होंने बाकायदा गृहिणी रहते हुए दो बच्चों को पालते हुए भी लिखा, जी लिखती नहीं, और रविंद्र कालिया का भी पूरा साथ दिया। जी। और बंगाली महिला हैं जिनका नाम भूल रहा हूँ मैं, और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जी जी। लेकिन द्वंद्वात्मकता तो एक द्वंद्व रहता है, जी जी। ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल दोनों अगर लेखक हों जी। थोड़ी मुश्किलें भी रहती हैं हाँ, साथ में। और खास करके अगर बच्चे हैं तो उसका जो है। हाँ, बच्चा है तो जी जैसे पुरुष के लिए तो समय ही समय है। वो जी। तो कहे मैं लिख रहा हूँ, सुबह से लिख रहा हूँ। स्त्री नहीं कह सकती ना इस समय से। अगर
मिडिल क्लास औरत है। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था कि मैं 5 नौकर लगूं, तो मैं भी लिख सकती थी, लेकिन वो सारा मैनेज करना होता है। बेटे की माँ तो यही थी, जी 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 और बेटा माँ से ज्यादा अटैच होता है। जी जी मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। जी जी मैंने वाकई कम समय दे सका मैं उसको, जी जितना देना चाहिए था उतना दिया नहीं। ये पढ़ाती थी, उसको इधर देखती थी। जी जब तक ये पढ़ाती थी तब तक वो सेकंड नहीं आया क्लास में। जी जब इन्होंने पढ़ाना, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार अब तो तुम छोड़ो उसको पढ़ाना, हाँ अब तो वो शायद इंटरमीडिएट में जब पढ़ाया है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। जी इन्होंने पढ़ाना छोड़ा और वो पढ़ाई में भी नीचे आ गया वो। सर, ये लेखकों के लिखने के कई सारे किस्से प्रचलित हैं कि कुछ लोगों को ये होता है कि नागर जी से अगर बात शुरू करें तो नागर जी जब लिखते थे तो उस समय नागर जी का व्यवहार एकदम बदल जाता था। कई बार तो वो जहां का कथानक उठा रहे हैं वहीं पर जाकर के जाते थे, पत्नी से लड़ करके वहां पर बैठ कर लिखते थे। नहीं, ऐसा कुछ मेरी पीढ़ी में किसी कोई था नहीं। लेकिन तुम झांसी जरूर जाते थे। नहीं, मैं झांसी लिखने के लिए तो गया नहीं। नहीं, झांसी लिखने के लिए वो एक जाते थे। जो ऐतिहासिक उपन्यास मैंने लिखा उसके लिए गया था मैं। जी 3-4 हफ्ते रहा था वहां में। मैंने वहां की जो इमारतें हैं वो देखी और उस इतिहास को फिर से नए सिरे से किले वेले में जाके महसूस करने की कोशिश की। तब वो ऐतिहासिक उपन्यास में लिखा था, मैं झांसी नहीं दूंगा। वो उपन्यास जो कुछ लोगों को पसंद आया, नामवर जी को भी पसंद आया था, लेकिन चर्चा कैसे होती है तो आप जानते हैं, जी तो वो तो कम हुई है। ये जो हमारा आज का समय है, इस समय मतलब लेखन भी काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। एक बार दुधनाथ जी ने कहा था कि किताबें तो बहुत छप रही हैं, गोष्ठियां खूब हो रही हैं, लेकिन समय के सवाल गायब हैं, उनसे मुठभेड़ नहीं है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। समय के सवाल सब हैं, सब आते हैं, प्रकारांतर से आते हैं, उस तरह से नहीं आते जैसे मेरी पीढ़ी के लोग। मेरी पीढ़ी में शायद ज्यादा एक प्रतिबद्धता कह लीजिए, आप सामाजिकता कह लीजिए, होता था। ये आज कुछ कम है, वो प्रवृत्ति थोड़ी कम हो रही है, एक निजीपन ज्यादा है। तो वो तब कम था, ये कह सकते हैं आप। ये मिकदार बढ़ी है आजकल निजता की, ये तो कह सकते हैं। लेकिन समस्याएं तो आएंगी, वो तो आती रहती हैं। और बहुत लिखा जाना तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ मैं इसको। बहुत सारा महिला लेखिकाएं बहुत बढ़ रही हैं, मेरे जमाने से बढ़ना शुरू हो गया था, अब तो बहुत सारी लेखिकाएं आ गई हैं, तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ मैं। लेखन भी ज्यादा लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हिंदी किताबें नहीं बिकती, और दूसरा जब कोई पुस्तक मेला होता है तो उसके जो बयान आते हैं बाद में आयोजकों के, इतनी किताबें बिक गई, इतने करोड़ों की बिक्री हुई मेरी, उससे मेरी आंखें खुल जाती हैं। और भीड़ें देखता हूँ मैं पुस्तक मेलों की। आपने पुस्तक मेले की जो बात की, और अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रकाशकों की बात की थी कि कुछ ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, लेकिन अभी विनोद कुमार शुक्ल जी को एक नए प्रकाश वो अपवाद है, जी 30 लाख दिए जी, लेकिन उसको प्रचारित ऐसे किया जा रहा है कि जैसे हिंदी के लेखकों को, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा जैसे नरेश जी की कविताएं भी खूब बिकती हैं जी, वो पढ़ते बहुत अच्छा है, आप लोगों ने सुना होगा जी तो, जी जी पढ़ते बहुत अच्छा है जी, और बहुत घूमते रहते हैं, खूब घूमते हैं सर, खूब घूमते हैं, उनका नाम भी है उस तरह से। जी, उनको भी बता रहे थे, वो पिछली बार उनको 4,000 की चेक आई थी राजकमल से, जी, ये हालत है। आज अभी गए थे फेसबुक पर, आज ही पढ़ा मैंने, उनकी 100 किताबें, मतलब जो जितना वो उनका गोष्ठी थी उसमें बिक गई। हाँ, किताबें की बिकती है। दूसरी वाली, और मेरे पास 5,000 का चेक आया, मेरे 2-3 उपन्यास छपे हैं राजकमल से, बात के राजकमल से छपे हैं, जी, तो वो उनको लेके 5,000 की चेक आ गई, बस खुश रहो।
जी खुश रहो, जी 30 लाख का गुण गाओ। जी जी वो सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल के लिए हुआ है, जब से उनको एक तो अमेरिकी पुरस्कार मिला है बड़ा, जी 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 ज्ञानपीठ मिला है, उनका नाम बहुत हो गया है इधर, जी 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 सर्कुलेशन में आ गए हैं वो। जी उनकी किताबें बहुत बिक रही हैं, जी अंग्रेजी अनुवाद हो रहे हैं। पहले भी उनके अनुवाद हुए थे, जी सर फिल्में बनी थी, लेकिन वो एक सीमित दायरे में हुआ था काम। जी अब बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है। जी जी हालांकि अब उनकी वो लगभग मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, कुछ महीने जी बता रहे थे, कुछ महीने बड़े हैं। जी जी सर तो अब बाद में इसने बाद में काम हुआ है उनका, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सर एक साहित्य का और एक पत्रकारिता का एक आपसी सामंजस्य का रिश्ता रहता था हमेशा, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन आप देख लीजिएगा या जो बाद का दौर है उसमें देख लीजिएगा, लेकिन जो 21वीं सदी की पत्रकारिता और साहित्य का रिश्ता है वो मुझे लगता है वो डामाडोल हो बहुत गया। अच्छी बात कही आपने। जी साहित्य का और पत्रकारिता का रिश्ता बहुत गहरा है। जी देखें तो दोनों एक ही काम करते हैं, जी अलग के करते हैं। जी पत्रकार क्या काम करता है, वो देख के लेख लिखता है, जी खबरें लिखता है। जी हम लोग एक भावनात्मक खबरें लिखते हैं, जी ये तो खबरें ही वो एक भावनात्मक स्तर पर उनको महसूस करके लिखते हैं, जी तो काम तो एक ही करते हैं, जी सिर्फ एक तरीका अलग होता है उनका। जी लेकिन आजकल क्या हुआ, आजकल पत्रकारिता बहुत बदली है, जी लेखन भी बदला है, जी लेकिन अब भी कुछ काफी लेखक हैं जो ठीक काम कर रहे हैं। जी तो उनका और पत्रकारिता कैसे मेल हो सकता है? आपका ज्यादातर पत्रकारिता आजकल वैसी है, जी मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, जी लेकिन ये सही बात लगती है। जैसे रवीश को मैं सुनता हूँ, जी तो रवीश जो शिकायत करते हैं सही है, मोदी पत्रकारिता बोलते हैं वो जी तो सही बोलते हैं, जी तो वो एक फर्क है। लेकिन रिश्ते की बात कही आपने, बिल्कुल सही है। जी जी साहित्य का दायरा कम हुआ है पत्रकारिता में या ठीक ठाक है? साहित्य का दायरा पत्रकारिता में तो पहले कुछ था, अब तो लगभग नहीं अब तो ये महोत्सव वगैरह ज्यादा इनमें ज्यादा हो गया है। आज तक का करवाने लगा है एक महोत्सव अपना, इस तरह से बढ़ाए उनका दखल। वैसे और तो कोई दखल है नहीं साहित्य में, साहित्य का पत्रकारिता में उस तरह से। दिखावा कह लिया जाए कि दिखावा ज्यादा हो रहा है, ठोस ये चीजें। पहले जैसे जनसत्ता में काफी हद तक जी साहित्यिक 2-3 प्रश्न त्योहार के भी रहते थे, जी लेकिन अब तो वो ऐसा है नहीं। लखनऊ में जनसंदेश टाइम्स ने कई साल तक एक अच्छा काम किया। हाँ, हाँ। सही बात है। जी जनसंदेश टाइम अभी भी काम करते, लेकिन अब वो अब बहुत सीमित हो गया है। सीमित हो गया सर। और कुछ बताना चाहेंगे आप नहीं, और कुछ मैं- नए लेखकों के बारे में या कुछ? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, आप कुछ पूछे तो पूछ लीजिए, मैं तो कुछ नहीं बताना एक चाहूंगा। सवाल बीच में छूट गया मुझसे, जब उपन्यासों की बात हो रही थी। एक आरोप 10-12 सालों से ये लग रहा है कि लेखक जो सही विषय हैं उनसे कट रहे हैं, सही विषय है, उनसे कट रहे हैं। आप तो सामाजिक विषयों से है। हाँ, सामाजिक विषयों से कट रहे हैं। जो धार्मिक किरदार हैं, जो हनुमान पे उपन्यास या कृष्ण पर उपन्यास या ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आए हैं बीते सालों में। ज्यादा आए हैं। जी आए हैं और लगातार आ रहे हैं। अच्छा, वो एक पहले भी जैसे एक लेखक थे, पहले ये इन्हीं मिथकों पर ये उपन्यास थे, उनके नाम बोल रहा हूं, उनका वाणी से उनके उपन्यास आया करते थे। जी क्या नाम आप लोगों को याद होगा? आपको, मेरी पीढ़ी के थे वो, अरे वो कोहली, कोहली, नरेंद्र ढोड़वीर कोहली, नरेंद्र कोहली। जी ढोड़वीर कोहली किनका नाम था? नहीं नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली है वो। जी ढोड़वीर कोहली दूसरे थे, जी 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 नरेंद्र कोहली ऐसे लिखते थे। जी अब उनकी संख्या बढ़ी होगी, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। जी जी लेकिन वैसे एक सामाजिकता, सामाजिक चेतना तो अपेक्षाया कम हुई है जी आज की पीढ़ियों में। जी उसके जगह कुछ और चीजें बढ़ी हैं, जैसे निजता बढ़ी है,
यही कह सकता हूँ मैं। जी, मेरा सवाल और उससे थोड़ा सा हटके है कि जितने खतरे दूसरी भाषाओं के लेखक उठा रहे हैं, चाहे उधर कर्नाटक की तरफ जाइए या तमिलनाडु की तरफ जाइए, उतने खतरे क्या हिंदी के लेखक क्यों नहीं उठाता है? बहुत अच्छी बात कही आपने। जी ये जो दक्षिण की भाषाएं हैं चारों, जी उनका व्यवहार बहुत अलग है हिंदी से, जी क्योंकि हिंदी का बाजार भी है एक, जी उस तरह से इन भाषाओं का बाजार नहीं है चारों भाषाओं का। जी अभी मुझे पता, सच्चिदानंद बता रहे थे मुझे, जो सेक्रेटरी थे पहले, बहुत अच्छे कवि हैं जी कन्नड़ के, जी वो बता रहे थे कि कितने उनके, तब उन्होंने बताया था कितने उनके एडिशन निकलते हैं कविता पुस्तकों के। जी ऐसा हिंदी में तो बहुत कम हो पाता है। जी होता भी है जिनका, वो प्रकाशक नहीं बताते होंगे लेखकों को, लेखक मस्त रहते हैं अपनी प्रशंसा में। जी। सवाल क्या था आपका? सॉरी। कि जितने खतरे जो खतरे, जी उधर के लेखक उठाते हैं उन भाषाओं के, उतने खतरे हिंदी का लेखक नहीं उठाता है। शायद इसीलिए ऐसा लगना स्वाभाविक है आपको, क्योंकि वह खतरे उठाने का क्षेत्र ज्यादा है। जी यहाँ हमारे यहाँ एक संकीर्णता है, वो अवसर की संकीर्णता की वजह से है, कुछ और दूसरे प्रलोभनों की वजह से, लोभ की वजह से हो सकता है, कुछ और पूरे वातावरण की वजह से हो सकता है। हिंदी का जो वातावरण है उससे कुछ, उसमें प्रकाशकों का भी योगदान है, ये सारी बातें हैं। जी 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 पत्रिकाओं का भी बात है। जी साहित्यिक पत्रिकाएं कम हुई है, देखा होगा आपने। हाँ। पहले सारिका पहले होती थी, पहले धार्मिक था, सारिका थी, दिनमान, दोनों पत्र हैं, दिनमान था। हाँ। अब सब पत्रिकाएं बंद हो गई, रविवारी, हाँ, न ये सब बंद हो गई। अब पहल बंद हो गई अभी। जी जी जी। तो ये साहित्यिक पत्रिकाएं हैं नहीं। कोरोना ने भी बहुत असर डाला पत्रिकाओं। कोरोना ने तो इतना नहीं डाला। कोरोना ने कौन सी पत्रिका बंद किया? जी जी। कोरोना ने कौन सी पत्रिका बंद की? कागज बहुत, कोरोना के बाद इस दौर में चूंकि कागज की जितनी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान की थी लगभग बंद हो चुकी हैं, तो कागज हम सब अब आयातित कागज के भरोसे हो गए हैं। हिंदी कौन सी पत्रिका बंद हुई? महत्वपूर्ण पत्रिका कोई लगता आपको? मुझे याद नहीं आ रहा। पहल तो पहले बंद हो गई है। पहल तो पहले, हाँ। पहल बाद में बंद हुई है। जी अभी बंद हुई है पहल। जी जी जी। और कागज पहल निकल रही थी तब भी। जी जी जी। कागज बहुत महंगा हो गया, इसीलिए अखबारों के पन्ने बहुत कम हुए। हाँ, ये अखबारों के पन्ने बहुत कम हो गए। हाँ। और पत्रिकाएं बहुत गड्ढमड्ढ स्थिति में चली गई हैं। हाँ, अब जैसे हंस का, अरे ये ज्ञानोदय, जी बिके, ज्ञानपीठ का ज्ञानोदय है ना? जी जी जी। हाँ, वो अब सिर्फ टीवी पर आता है, बस ऑनलाइन पत्रिका हो गई है। जी वो कम हो गई। जी। और हंस का वो पहले वाला स्तर नहीं, रूप नहीं रहा। जी। और ये तो बंद हुई है सारी। लमही का प्रिंट एडिशन बंद हो गया। नवनीत बंद हो गया। लमही का प्रिंट बंद हो गया। मंतव्य बंद हो गई। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई, आपने उसको, कोई बात नहीं, फिर भी आपने मुझे से बात की। सुनो क्या बोल रहे हैं। जी। और हम चाहेंगे कि आपकी जो और चीजें बची हैं वो जरूर आप लिखें, और हम जैसे लोगों को थोड़ा सा बीच बीच में डांटते भी रहें। शुक्रिया।